हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स का कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं कि जितने अननोन हो अगर उतनी इक्वेशन दी रहती हैं तो उनको आपस में सॉल्व करके हम अननोन की वैल्यू निकालते हैं। अननोन क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है। अननोन क्या है, एक्स वाई। अननोन मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो x की वैल्यू नहीं मालूम है और y की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो इनको क्या बोलते हैं, x और y क्या कहलाते हैं, अननोन्स। ये अननोन्स है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलना है तो एक इक्वेशन की जरूरत और पड़ेगी हमें। तो ये क्या है, जितने अननोन होते हैं, दो अननोन है, टू अननोन है और टू ही इक्वेशन है। तो अगर जितने अननोन है और उतनी ही इक्वेशन है तो फिर उन इक्वेशनों को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल लगते हैं। यहाँ अननोन है एक्स वाई, मतलब एक्स वाई जेड की ओर निकालनी है। तो अगर अननोन 3 है तो जैसे एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, अब ये इक्वेशन है, ठीक है ना, प्लेन की इक्वेशन। तो अगर इसको साइमल्टेनियस में कन्वर्ट करना है तो अननोन क्या है यहाँ पर, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मालूम है हमें, ना एक्स की वैल्यू मालूम है, ना हमें वाई की वैल्यू मालूम है और ना ही हमें जेड की वैल्यू मालूम है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, हम अननोन्स बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, अननोन्स है। तो साइमल्टेनियस अगर बोलना है, कंसिस्टेंसी किसकी होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की। तो अगर 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन बोलेंगे, लगाएंगे, तब जाके साइमल्टेनियस बनेगी। तो मान लीजिए अगली इक्वेशन ऐसी है, x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 2। अभी 3 अननोन है, इक्वेशन 2 ही। अभी एक और बना लेते हैं, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 3। तो अननोन 3 है, एक्स वाई जेड, और 3 इक्वेशन है। तो अब ये इक्वेशन क्या कहलाएंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाएंगी। तो होता क्या है कि इसमें अब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स बनेंगी, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर से दो मैट्रिक्स बनेंगी। ए को हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स और हम बी को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूरा टॉपिक इसी पे ए और बी पे चलता रहेगा। इसके जो कोफिशिएंट हैं, इसके जो कोफिशिएंट हैं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 माना जाएगा। 1 इंटू एक्स तो एक्स ही होता है। तो ये 1 है, ये कितना है, ये 2 है, ये 3 है। कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट, इस साइड नहीं लेंगे हम। 2 माइनस 3 4, क्या है, इसका कोफिशिएंट 2, इसका -3 और इसका 4 है, और इसका ये 3 है, ये 2 है, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं मतलब 1, ऐसा। तो एक को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और जो राइट हैंड साइड है वो कॉलम फॉर्म में है, तो बी कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो ए है कोफिशिएंट से बनने वाली मैट्रिक्स, उसको बोले कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बी है कॉलम मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स ए सी, या फिर इसको ए डॉट डॉट बी बोलते, चाहे सी ले ले, बहुत सारे बुक्स में सी लेते हैं, या फिर ए डॉट डॉट बी को लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या होती है, ये होती है ए डॉट डॉट बी। ये ए को लिखा और बीच में डॉट डॉट कर दिया और बी लिख दिया, मतलब 1 2 3, 2 माइनस 3 4 और 3 2 1, और बीच में यहाँ क्या लिखा, डैश 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 बना दिया, और ये 1 2 3। तो ए और बीच के बीच में हम डॉट डॉट लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो डॉट डॉट लगा है, यहाँ एक्स वाई जेड छुपा हुआ है। आने वाले टाइम में ये वापस निकल जाएगा। कैसे छुपा हुआ है, ये ऐसे छुपा हुआ है
कि अगर हम चाहें तो 1 2 3 2 -3 4 और 3 2 1 यहाँ क्या छुपा हुआ है, एक्स वाई जेड छुपा है, एक्स वाई जेड। हमें रैंक निकालना है इसकी, इसलिए हम साइलेंट कर दिया है। और इस साइड ये क्या है, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स से वापस इक्वेशन बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी, रो का कॉलम इंटू होता है हमेशा, दो मैट्रिक्स हैं तो रो का कॉलम इंटू करते हैं। तो 1 इंटू एक्स तो 1x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1। ये देखिए 1x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, ये पहली रो हो गई। दूसरी इक्वेशन इसका इसमें इंटू, मतलब 2 का x में इंटू माइनस 3 का y में इंटू और 4 का z में इंटू इक्वल टू ये वाला 2। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 2। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इस तरीके से थर्ड इक्वेशन बन जाती। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म से हम वापस इक्वेशन फॉर्म में ला सकते हैं, दोनों की फॉर्म है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है एक्स वाई जेड। आने वाले टाइम में हम वापस कर लेंगे। अब ये हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में इसको हमने चेंज कर दिया। अब क्या है कि इसकी हम रैंक निकाल लेंगे। रैंक की अपर ट्रायंगुलर मेथड क्या होती थी कि अगर ये इसका डायगोनल है, डायगोनल, तो इसके नीचे के नंबर हमें क्या करना पड़ेंगे, कम से कम 3 नंबर ये हमें जीरो करने पड़ेंगे। ये मेथड हमें पहले से मालूम है रैंक वाले टॉपिक से। तो जब इसको जीरो करेंगे 3 जीरो, तो हम जानते हैं रैंक में कि डायगोनल से नीचे के नंबर जीरो हों, ऊपर के हों या नहीं हो, तो ये बना देगा 3 कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है तो हो सकता है कि ये ऐसा बन जाए अपर ट्रायंगुलर, क्या बन जाएगा, ये 1 2 3 और डैश 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 चल रहा है, ये 1, यहाँ तो जीरो आएगा, मतलब 0 1 2 4 आ गया, और ये 0 0 ये 3 6 आ गया। तो ये अपर ट्रायंगुलर है। ये ऐसा नहीं बन के मान लीजिए ऐसा बन गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अपर ट्रायंगुलर, यहाँ से हम इसको अपर ट्रायंगुलर में चेंज करेंगे तो इसकी 3 कंडीशंस आएंगी। इसकी कितनी कंडीशन आएंगी, 3 कंडीशन। यहीं से मुड़ता है, यहीं से क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंसी साइड क्या होती है वो मुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी बात तो क्वेश्चन करने के बाद ही क्लियर हो जाएंगी। तो या तो ये अपर ट्रायंगुलर बन गया, ये तो ऐसा है, या फिर ऐसा नहीं बन के ये हो सकता है कि ऐसा बन जाए 1 2 3 और ये 1 है, और यहाँ 0 1 2 4 ये 0 0 0 0, ये भी अपर ट्रायंगुलर है, नहीं है क्या, अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल इसका ये है, इसके नीचे 0 है, ऊपर के से मतलब नहीं था हमें। या फिर ऐसा फॉर्म आ सकता है 1 2 3 और 1, और ये मान लीजिए 0 1 2 4 ये 0 0 0 और एक कोई नंबर आ गया 5। अब ध्यान दीजिएगा कि जब इसको हमने रैंक निकाली, हमने मतलब अपर ट्रायंगुलर में चेंज किया, और ये हमारा है क्या, ये हमारे हैं ए डॉट डॉट बी चल रहा है, ये हमारा है ए डॉट डॉट बी। तो हमने देखा कि ये पहला वाला अपर ट्रायंगुलर है, क्यों, क्योंकि डायगोनल से नीचे के नंबर 0 हैं। ये भी अपर ट्रायंगुलर है क्योंकि डायगोनल से नीचे के नंबर 0 है, ऊपर से मतलब थे भी नहीं। और ये भी अपर ट्रायंगुलर है क्योंकि डायगोनल से नीचे के नंबर 0 है। अब इसमें 2 बातें होती हैं। कौन सी 2 बातें होती हैं कि एक तो आधा ए है और आधा बी है। देखिए यहाँ तक ए है और इसके बाद क्या है, ये बी है, नहीं है क्या। तो इसमें 2 बात निकालनी पड़ती, रैंक ऑफ ए, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी। अच्छे समझिएगा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी। तो जब ए रैंक ऑफ ए निकालते हैं तो हम सिर्फ इसको देखते हैं, क्योंकि ये ए है। कितनी रैंक है ए की, कितनी है, ए की रैंक कितनी है, एक रो यहाँ तक और यहाँ तक तो कितनी है, 3 है। और ए डॉट डॉट बी पूरा है, तो मतलब एक रो 2 रो 3 रो, तो रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी 3 है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि बी के लिए हम सब इसको नहीं लिख रहा है, बी का तो कोई रोल ही नहीं है, ए मतलब इतना
और ए डॉट डॉट बी मतलब पूरा पूरा। अगर ये मान लीजिए ये 0 0 0 भी होता ऐसा, तब भी ए डॉट डॉट बी मतलब यहाँ से यहाँ तक वन रो, यहाँ से यहाँ तक 2 रो, यहाँ से यहाँ तक 3 रो, तो इससे 0 होने से फर्क नहीं पड़ता हमें। तो क्या है, अभी हमने क्या लिया था यहाँ पर, मान लीजिए 1 4 0 ले लिया था, या नंबर ले लिया हमने, कोई भी नंबर 5 5 कुछ भी ले लिया, तो क्या हो जाएगा, तब भी इसकी रैंक क्या है, 3 है। मतलब ए की रैंक 3 है और ए डॉट डॉट बी की रैंक 3 है। इसमें देखते हैं ए की रैंक कितनी है, बताइए। जे यहाँ 1 रो 2 रो, तो 2 नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ ए इसमें क्या है, 2 है। और ए डॉट डॉट बी तो पूरा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 नॉन जीरो 2 नॉन जीरो, इसको तो काउंट करते नहीं हम। तो ए डॉट डॉट बी जो है वो भी 2 है, सही है कि नहीं है। इसमें 3 3 था, इसमें 2 है। अब इसमें देखते हैं रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए मतलब इतनी, क्या है रैंक, 2 है। एक नॉन जीरो रो 2 नॉन जीरो, इसको तो काउंट करेंगे नहीं, तो रैंक ऑफ ए 2 है। और ए रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी वो कितनी है, पूरा देखना है। यहाँ से आएगा ये 1 नॉन जीरो, फिर 2 नॉन जीरो, और ये भी आएगा, एक नंबर आ गया, ये भी काउंट हो जाएगा। ए में काउंट नहीं हो रहा था, लेकिन ए डॉट डॉट बी में काउंट हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी क्या है, 3 है। तो मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कहानी स्टोरी 3 साइड मुड़ जाएगी, यहाँ पर ऐसी या फिर इस टाइप की, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो क्या होती है कंसिस्टेंसी, वो देखिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, सी वाई लगा है। कंसिस्टेंसी के 2 पार्ट होते हैं, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। तो हमने क्या लिखा, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि टेस्ट द कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल हो रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी के, तो हम उसको क्या बोल लगते हैं, कंसिस्टेंट। और जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू हो जाए ए डॉट डॉट बी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है। तो 2 बातें हैं कि पहले बोलता टेस्ट द कंसिस्टेंसी, तो इन तीनों को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये इक्वल है, क्या है इक्वल, रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी के, नहीं है क्या। तो इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि इक्वल में कंसिस्टेंट बोलते हैं। स्कोर चेक कर लेते, इन दोनों की रैंक सेम है, हम बात 3 3 2 2 को नहीं कर रहे, बात सेम तो है। तो यहाँ पर भी रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी है, इसलिए ये भी कंसिस्टेंट है। एंड मतलब आगे कुछ बात बची हुई है, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, ये यह 2 है, 3 है, मतलब इक्वल नहीं है। तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी, मतलब ये है नॉट इक्वल होने से क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। एंड इनकंसिस्टेंट मतलब इसमें 2 कंसिस्टेंट है और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी के, तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इक्वल नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं कि इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो इसके 2 पार्ट होते हैं, कंसिस्टेंट है तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और एक का नाम है इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या एक और नाम क्या है इसका, मैनी सॉल्यूशन। तो ये कब होता है यूनिक, यूनिक होता है जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी,
इक्वल टू हो नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स याद है, थोड़ी देर पहले बात की थी हमने। अननोन्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। इसका मतलब बहुत ज़्यादा 99% चांस है कि 3 के इक्वल हो, क्योंकि एक्स वाई, अगर एक्स वाई लेंगे दो अननोन तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। एक्स वाई जेड टी ले जाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन किस में आएंगे? 99% 3 अननोन आएंगे, मतलब एक्स वाई जेड। तो हम 3 से कंपेयर करेंगे उसको, ठीक है ना। तो मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू क्या हो? 3 हो। 99% हमें 3 ही मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिक है। और अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू तो है रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी, ये कम है, इसकी रैंक कम किससे? नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स कितने हैं? एक्स वाई जेड, ये कितने हमारे? 3 है, 3 से कम है। इसका मतलब किससे कम है? 3 से कम है, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन, ये देखो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी क्या है? ये 3 है, 3। और हमने क्या बोला? 3 मतलब अननोन भी 3 थे, 3 के इक्वल आ गया, तो क्या जाएगा? यूनिक। और यूनिक का मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व देम। कंसिस्टेंसी चेक करो, तो कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, और सॉल्व करो, सॉल्व करो मतलब यूनिक या इनफाइनाइट या नो। तो यूनिक का मतलब ये होता है कि एक्स वाई जेड का सिंगल सिंगल आंसर निकलेगा। एक एक्स का आंसर निकलेगा, एक वाई का और एक जेड का। वन वन एक्स इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू वन नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई भी आंसर एक ही आएगा। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होता है? एक्स के बहुत सारे आंसर आएंगे, वाई के बहुत सारे आंसर आएंगे, जेड के बहुत सारे आंसर आएंगे। अब बहुत सारे आंसर कैसे होंगे, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, तब समझ में जाएगा। लेकिन अभी हमारे दिमाग में है कि जैसे हमने बोल दिया रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी 3 आ गया, इक्वल आने से कंसिस्टेंट हो गया, और 3 आने से हमने बोल दिया कि यूनिक है। यूनिक मतलब एक्स का एक आंसर आएगा, वाई का एक, जेड का एक। ये आपको क्वेश्चन में फिर रिपीट जब करेंगे ना, हम ना बहुत सारी छोटी छोटी बातें क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कौन सोल्यूशन? 3 है तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर 3 से कम है रैंक, 3 से कम है रैंक, 3 से कम इसकी है, 3 से कम है, 3 क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम? 3 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ अननोन ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो 3 से कम हो गया एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है तो ये होता है नो सोल्यूशन। ये इनकंसिस्टेंट है तो ये है नो सोल्यूशन, मतलब उसको हम सॉल्व ही नहीं करते हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने कि कंसिस्टेंसी के बारे में बता दिया। कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोलेगा? टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व देम। तो टेस्ट द कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी के दो पार्ट होते हैं, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है? जब दोनों की रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी हो तो कंसिस्टेंट होता है, नॉट इक्वल टू हो तो इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो इसके दो पार्ट है, कौन सा? यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब ये होता है कि एक्स वाई जेड के सिंगल सिंगल आंसर आएंगे। और ये कब होता है? जब जनरली नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो। अननोन हमारे जनरली क्या होते हैं? 3 होते हैं, तो 3 इक्वल है तो हम समझ जाएंगे कि यूनिक आंसर आने वाला है। और 3 से कम है तो इनफाइनाइट, मतलब एक्स के बहुत सारे, जेड के बहुत सारे और वाई के बहुत सारे, तो उसको के फॉर्म में लेंगे हम। और नो में तो हम सॉल्व करते नहीं हैं, लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, नो का कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट द कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। एंड सॉल्व देम, कंसिस्टेंट है तो यूनिक हो सकता है, या इनफाइनाइट तो यूनिक है मतलब सिंगल सिंगल आंसर निकालना है, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे आंसर निकाल, कैसे निकालना है क्वेश्चन में देखेंगे हम। और अगर इनकंसिस्टेंट है नो सोल्यूशन लिख के छोड़ देना है। तो सबसे पहले हमें ए और बी निकालना पड़ेगा। ए होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, हेयर ए क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब ये 1 5 7 1 5 7 कुछ नहीं मतलब 1। और अगली क्या है? 2 3 4
2 3 4, फिर 3 11 13, 3 11 13, ठीक है ना। और जो बी है वो कॉलम मैट्रिक्स है, 15 11 25, 15 11 25, तो इट्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट डॉट बी, ए और बी को डॉट डॉट के साथ हम लिख लेंगे, मतलब 1 5 7 2 3 4 और 3 11 13, और यहाँ क्या कर दिया डॉट डॉट। यहाँ क्या छुपा हुआ है एक्स वाई जेड, आने वाले टाइम में हम एक्स वाई जेड को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखा हमने 15 11 और 25। अब इसके हम रैंक निकालेंगे पहले, तो रैंक निकालेंगे तो इसका जो डायगोनल है वो क्या है 1 3 13, इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं एंड जहां पर हो जाए, मतलब इन तीनों नंबरों को हमें जीरो करना है। तो इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की है रैंक में, ठीक है ना। तो पहला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, हम मालूम है ये R1 है, ये R2 है, R3, एक बार लिख देता हूँ, ये क्या है R1 पहली रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। तो फिक्स ऑपरेशन क्या होता था हमारा कि R2 को चेंज किया हमने R2 माइनस R1 और R3 को चेंज किया हमने R3 माइनस R1, ये फिक्स ऑपरेशन लेके चल रहे थे हम। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से नंबर क्या रहा है वो देख लेते हैं। जैसे ये R2 है, ये R1 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का इंटू हो जाए, किसमें 2 का इंटू हो जाए R1 में, तो R1 में 2 का इंटू हो जाए तो यहाँ 2 हो जाएगा 0, बाकी से कोई मतलब रहता भी नहीं है, ठीक है। अब इनकी बात कर ले हम, ये R3 है और ये R1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 आ जाए, 3 मतलब R1 में क्या जाए 3, तो ये 3 और ये 3, तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसको 0 करते हैं, बाकी वो जो भी चेंज हो जाए। तो R1 हमारा R1 का कोई रोल नहीं है, तो R1 को हमने उतार दिया 1 5 7 और 15, ठीक है ना, इसको हमने उतार दिया। अब रफ करते हैं R2 क्या है 2 3 4 11, R2 क्या है 2 3 4 और डॉट डॉट चलाएंगे इस बार 11, डॉट डॉट चल रहा है बीच में, ठीक है ना। R1 में 2 का इंटू, ये R1 है, जब 2 का इंटू होगा तो यहाँ 2, यहाँ 10, यहाँ 14, यहाँ 30, तो कितना आ गया 2, ये हो गया 10 और ये हो गया 14 और ये हो गया 30, और साइन कौन सा है, साइन माइनस का है, तो माइनस 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 माइनस, ये हो गया 0, ये -7, ये -10 और ये कितना हो जाएगा -19। कई बार गलती हो जाती है तो रफ में हमें चेक करने का मौका रहता है हमें कि यहाँ कहीं माइनस प्लस तो नहीं कर दिया, नंबर नहीं करता, देख सकते हैं हम। तो ऐसा रफ करना स्लाइड में, तो कितना आ गया ये 0 -7 -10 और -19, इसका रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं R3 3 11 13 25, R3 क्या है 3 11 13 और 25, बीच में क्या चल रहा है डॉट डॉट, मतलब एक्स वाई जेड छुपा हुआ है। अब R1 में 3 का इंटू, ये R1 है 3 का इंटू होगा तो यहाँ 3 आएगा, 3 इंटू 5 15, यहाँ 3 इंटू 7 21 और 3 इंटू 15 मतलब 45, तो कितना आ गया 3 का इंटू किया तो ये 3 हो गया, ये 15 हो गया, ये 21 हो गया और ये हो गया 45, साइन माइनस का है माइनस, तो ये हो गया 0, ये -4 और ये गया, ये कितना हो गया -8 हो गया, सही ना, -8 और यहाँ कितना होगा ये -20, तो ये हो गया 0
-4 -8 और -20, ठीक है ना। और ये हमारा अभी क्या है, ये डायगोनल है। हमने बताया कि कोई रो किसी नंबर से डिवाइड हो सकती है तो हम कर देंगे, जैसे कि R3 रो हमारी डिवाइड हो रही है, हम उसको जितने नंबर छोटे मिलेंगे भले एक एक्स्ट्रा लग जाए हमें मैट्रिक्स, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। तो इस R3 को हमने किस से डिवाइड कर दिया, माइनस भी हटा दिया, मान लो -4 से डिवाइड कर दिया, -4 से, ठीक है ना। तो R3 को हम ऊपर लिख दें, हाँ दिख नहीं रहा होगा। इस R3 को डिवाइड किससे किया, -4 से डिवाइड किया। तो ऊपर की दो रो तो अभी ठीक है, ऊपर की दो रो कितनी आ गई है, ये 1 5 7 और ये हो गया 15। ऐसे ही ये जो है ना 0 -7 -10 और -19 और ये हो गया 0 4 से डिवाइड किया -4 से तो 1, ये 2 और ये आ गया 5। अभी अपर ट्रायंगल बना नहीं है तो हमारा काम अभी रुक नहीं सकता है काम हमारा, ठीक है ना, हमारा काम रुकेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसको मैं देख लेता हूँ आंसर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 19 और यहाँ पर 5 आएगा ना, एक मिनट यहाँ मिला लें हम, यहाँ 7 और 8 सही चल रहा है, इतना हो गया, ठीक है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, जल्दी से क्या हो जाएगा, ये इसको 0 करना है, मतलब R3 को चेंज किया हमने, R3 माइनस कितना हो जाएगा, R3 माइनस R2, हाथ रख के देखा, यहाँ एक में माइनस एक में प्लस है तो यहाँ तो प्लस का साइन आएगा। और अगर हम R3 में 7 का इंटू कर दें इस R3 में तो 7 7 हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो ऊपर की दो रो हमने उतार दी एज इट इज, 1 5 7 और ये 15 और 0 -7 -10 -19 और इसका रिजल्ट हम उतारते हैं। 7 का इंटू R3 में किया तो 7 का इंटू इसमें 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 तो ये कितना आ गया, 0 7 7 2 जा 14 और ये हो गया 35, 7 5 जा 35 और इसको उतार दिया हमने, 0 -7 -10 और -19, ठीक है ना, इतना आ गया। ये ऐड करना है तो 0 0 ये कितना बचा, +4 और ये कितना बचा, +16, ठीक है ना। ये बचा 0 0 4 और 16, हम डिवाइड कर सकते थे लेकिन हमारा काम हो चुका है, ठीक है ना, हमारा अपर ट्रायंगुलर बन चुका है। तो हमें मालूम है ये क्या है, हमारा A.B चल रहा है, ठीक है ना। तो देयरफॉर रैंक ऑफ A क्या है, A मतलब इतना, A मतलब इतना, डॉट डॉट किस साइड डाला, कितनी रैंक है, ये 1 रो 2 रो 3 रो, एक इसको भी काउंट होगी। तो रैंक ऑफ A क्या है, 3 है। और रैंक ऑफ A.B मतलब पूरी मैट्रिक्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो रैंक ऑफ ए क्या है, 3 है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी के और दोनों हैं 3 के इक्वल और 3 ही अननोन है हमारे। अननोन कितने हैं, 3 हैं, एक्स वाई जेड, सही है कि नहीं है। तो जब इक्वल होता है तो क्या होता है, तब होता है कंसिस्टेंट, क्योंकि इक्वल है। और 3 होने से क्या हो गया, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। 3 होने से क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब यूनिक सॉल्यूशन उसने बोल दिया, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड के एक आंसर एक्स का, एक वाई का, एक जेड का आने जा रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पर क्या छुपा हुआ था, याद है ना, यहाँ एक्स वाई जेड छुपा हुआ था यहाँ पर, तो जल्दी से उसको बाहर करने का समय आ चुका है। जल्दी से देखिए, हाँ देख लीजिए जल्दी से, उसको हम बाहर कर देते, किसको, एक्स वाई जेड को। तो ये हो गया, देखो यहाँ हमने अलग अलग कर दिया,
ये अलग अलग कर दिया हमने। ये हो गया 1 5 7 0 0 -7 -10 0 0 4 और वापस मैट्रिक्स बना दी। यहाँ मैट्रिक्स बना दी और इसको अलग कर दिया। ये है और यहाँ क्या छुपा हुआ था, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर क्या है, ये 15 -19 और 16 ऐसा है। ये हम निकाल लेते हैं। पहली इसका इसमें टू, पहली रो जो है ना 1 इंटू एक्स हो जाएगा एक्स प्लस इसका इसमें टू 5y प्लस इसका इसमें टू रो का कॉलम में करते हैं 7z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 15। फिर ये तो 0x हो गया, मतलब इस -7y और -10z इसका इसमें टू इक्वल टू कितना हो जाएगा -19 और यहाँ पर 0x 0y ये हो गया 4z इक्वल टू 16। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सही है कि नहीं है? तो फ्रॉम थर्ड से z इक्वल टू 16/4, तो 4 4 जा 16, तो z की वैल्यू आ गई 4। अब इस z की वैल्यू को हमने सेकंड में रख दिया, तो हमने जल्दी से क्या किया, फ्रॉम सेकंड -7y -10 इंटू 4 इक्वल टू -19। तो माइनस में ये माइनस सब कैंसिल हो गया, प्लस में हो गया, तो ये हो गया 7y, ये हो गया 40, तो 19 - 40 कितना हुआ, ये 19 - 40 कितना बचा, 21 बचा। ये तो माइनस का, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -21/7, मतलब ये तो आ गया है -3। y क्या आ गया -3। अब हमने किससे, फ्रॉम फर्स्ट में y और z की वैल्यू लिख दी हमने, ठीक है। तो x प्लस 5 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 15, तो ये x -15 प्लस 7 4 जा 28 इक्वल टू 15, ठीक है ना। तो अभी ये उस साइड पहुंचा, तो ये तो हो गया 30 और -28 15 साइड पहुंचा, 15 + 30, तो कितना बचा, ये x बचा हमारा 2। तो हमने क्या बताया था कि कंसिस्टेंट है इक्वल होने से, और x का एक आंसर आ रहा है, y का एक और z का एक, जबकि इनफाइनाइट में बहुत सारे आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो अननोन 3 थे, रैंक 3 आ गई, इसलिए क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। तो इंडिकेशन कहाँ से दिया यूनिक का, इसने यहाँ से इंडिकेशन दिया इसने। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, फिर होमवर्क करवाएंगे 2 होमवर्क।